नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीट 2024 का एग्जाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। बहुत ही कम समय बचा है, तो इस समय जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के रहेंगे। इसी तरह का जो पेपर है दोस्तों, रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एक हफ्ते बाद। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाई स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न हैं। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या होगी? देखिए, औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता दोस्तों, पांचों का ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो जोड़ करेंगे तो आएगा 56 और 56 में भाग दे देंगे 5 का, तो आंसर आएगा 11.2। तो इसका औसत कितना हो गया? 11.2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है, जिसका आंतरिक मापन है 0.5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेंटीमीटर। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको भाग देना है। देखिए भाग देने से पहले याद रखिएगा, ये जो मीटर में है तो जो पैमाना है सभी एक समान होना चाहिए इकाई। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.5 में गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 50। ठीक है, 0.25 में गुणा करेंगे 100 का आएगा 25। ये सभी कन्वर्ट हो गए किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। ये ऑलरेडी तीसरा वाला सेंटीमीटर में कन्वर्टेड है। अब भाग दे देंगे 12 गुणे 5 गुणे 3। एक बिस्किट का क्या है? आकार है, और एक ऊपर वाला बक्से का आकार है जिसमें पैक करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 125। इतना जो है बिस्किट के पैकेट इजीली उस बड़े वाले बक्से में पैक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजू की बस सुबह 6:40 पर चलती है। उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगता है। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद भी चाहिए। उठने के बाद तैयार होने में आधा घंटा भी चाहिए। तो यदि वह बस स्टॉप पर समय से पहुंचना चाहता है तो पिछले दिन कितने बजे उसको सोने के लिए जाना चाहिए? मतलब कितने बजे सोने के लिए उसको अपने बेड पर जाना चाहिए? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, 10 मिनट लगता है उसको बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए। ठीक, और देखिए उसके बाद 7 घंटे की नींद भी उसको चाहिए, और देखिए 30 मिनट उसको तैयार होने में भी लगता है। तो इस सभी समय को जोड़ देंगे, 7 घंटा 40 मिनट उसको समय लगेगा। तो 6:40 में से 7 घंटा 40 मिनट चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो 6:40 मिनट पीछे करेंगे तो बजेगा 6, और उसमें अगर 6 AM से अगर 7 घंटा पीछे बैक जाएंगे तो 11 PM, मतलब पिछली रात को अगर वो 11 PM पर सोएगा तो इजीली वो 6:40 पर बस पकड़ लेगा। आंसर करते हैं, आप इजीली समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शहर में ऑटो रिक्शे का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया क्या है? 1.5 किलोमीटर के लिए है 25 रुपया, और 1.5 किलोमीटर से अधिक जब हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर से अधिक, तो 9.5 9.5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से देना पड़ेगा। तो राजू ने घर से शहर जाने के लिए ऑटो रिक्शा किया था, जो कि 7.5 किलोमीटर दूर है। तो पूरा यात्रा पूरी करने के बाद उसे कितना किराया देना पड़ेगा? देखिए, पहले 1.5 किलोमीटर के लिए उसको देना पड़ेगा कितना? 25 रुपया। पहले 1.5 किलोमीटर के उसको देना पड़ेगा 25 रुपया। देखिए, 7.5 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6 किलोमीटर बचेगा। अब 6 किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 9.5 रुपये के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? तो 1 किलोमीटर 9.5 रुपया, तो 6 गुणे हो जाएगा 9.5, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 57। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 गुणे 6, तो सबको जोड़ देंगे दोनों को, तो इतना उसको देना पड़ेगा। तो मतलब 82 रुपया उसको देना पड़ेगा। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चाय, कॉफ़ी या दूध? ठीक है, चाय, कॉफ़ी या दूध?
पसंद करने वाले बच्चे कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 हिस्सा हैं। 1/2, 1/3 और 1/6 कह रहा है कि यदि 20 विद्यार्थियों को काफ़ी पसंद है। देखिए 1/3 जो विद्यार्थी टोटल हैं उसमें कितना हिस्सा है 1/3, जो टोटल विद्यार्थी जो काफ़ी पसंद है उनका हिस्सा है 20। ठीक है, तो 1/3 का मान है 20 के, तो पूरा बच्चे कितने होंगे, गुणा कर देंगे जाकर इधर तो 60। तो पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है कितना है 60 है। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चों को दूध पसंद है, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे केवल, तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 बच्चों को केवल दूध पसंद है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि 17,069 प्राप्त हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन तीनों का केवल ऐड कर देंगे। तीनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 60,356। उसमें से घटा देंगे 17,069 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 43,287। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। देखिए लंबाई 9 के लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि माध्यिका प्लस बहुलक बटे के अपान माध्यिका माइनस बहुलक। सबसे समझेंगे पहले कि माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। देखिए पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग एक सीरीज में, चाहे आरोही क्रम में करें चाहे अवरोही क्रम में करें। तो आइए हम लोग आरोही क्रम में कर लेते हैं, तो जल्दी कर लेंगे। 124 3 बार है, 124 124 और 124 3 बार है। ठीक है, उसके बाद 126 है, फिर 128 है, 2 बार 128 है, उसके बाद 2 बार 130 है, उसके बाद लास्ट में 131 है। ठीक है, देखिए ये आरोही क्रम में अरेंज हो गया घटते से बढ़ते क्रम की तरह। देखिए 9 संख्याएं हैं, तो माध्यिका क्या होता है, तो अगर आप अरेंज कर लें अवरोही या आरोही क्रम में, तो माध्यिका वो होता है जो बीच की संख्या होती है। देखिए 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 4 आगे संख्या होगी और 4 पीछे, तो बीच वाली जो निकलेगा वो माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें बीच वाला क्या निकल कर आएगा, माध्यिका आपका निकल कर आएगा 128। ठीक है, 128 हो जाएगा माध्यिका। अब बहुलक वो संख्या होती है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुलक वो होता है जो बहुलक बहुत बार प्रयोग हुआ, तो 124 क्या बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा और बहुलक हो जाएगा 124। ठीक है, इसको प्लस करना है और इसी को माइनस करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा 252 और 4 क्या है माइनस कर देंगे, भाग दे देंगे तो 63 निकल कर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, उसका 3/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे तो 25 तियाँ 75 आ जाएगा। तो 75 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न क्रमशः बताइए। देखिए 5 भिन्न लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सभी हर का 2 3 5 6 4 का लौसा ले लेना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। तो 9वां का आंसर हो जाएगा पहला वाला 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी हो जाएगी 1/3। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, हर बराबर कर लेंगे और ऊपर अंश का तुलना कर लेंगे तो आंसर आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक सीढ़ी दी हुई 0 1 1 2 3 5 8, इसके बाद अगली संख्या बताना है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान समझिएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है, 5 8 8 13 आ रहा है। पिछले 2 संख्याओं को जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल रही है। देखिए 8 13 21, 21 13 34, तो 34 21 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4 1 5 और 3 1 4 5 3 2 5, आंसर आएगा 55। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, राधा मनीष राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना है, केवल 137 में 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12 1, देखिए और 4 चौके 16, तो 1 बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। देखिए इसको अगर एक क्या है या अतिरिक्त बच गया तो पूछ रहा है कितने कंचों के समूह में जोड़ना चाहिए। अगर घटाने के बारे में पूछता तो 1 घटा देंगे तो 34 कंचे चारों बांट लेंगे, लेकिन पूछ रहा है कितना और जोड़ देंगे तो 1 है, तो अब इसका मतलब इसको 3 और जोड़ देंगे तो चारों को क्या है 1 कंचा और मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
जो सी होगा 3 होगा, 3 कंचों की और आवश्यकता होगी तो सभी को बराबर बराबर 35-35 कंचे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग कितना बराबर होगा? देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। इसका 2/5वां भाग देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। देखिए 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होते हैं? याद रखेंगे 257 का जो आधार यहाँ पर है ये 10 का आधार है, ठीक है, ये 10 का आधार है। इसको कन्वर्ट करने के लिए नियम होता है। नियम क्या होता है? इसको जो 2 के द्विआधारी अगर प्रस्तुतिकरण करना है तो आपको भाग देना है, कुछ नहीं करना है। तो समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। देखिए 257 में 2 का भाग देते जाएंगे, ठीक है। 2 का भाग देते हैं, कब तक भाग देते जाएंगे? जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। याद सुनेंगे ध्यान से, भागफल 0 ना हो जाए। देखिए तो पहले भाग देंगे तो 128 आएगा, तो शेषफल नोट करते जाएंगे। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा इसमें, ठीक है। उसी तरह भाग देते जाएंगे क्रमशः, तो आप जितना शेषफल बचेगा नोट करते जाएंगे। 64 आएगा, शेषफल 0 आ गया। फिर भाग देंगे तो 32 आएगा, फिर 0 आएगा। इसी तरह भाग देते जाएंगे तो लास्ट में आपको बचेगा। तो पूछ रहा है कि 257 का तो आंसर निकल गया 1007 बार 0 आएगा। इसी तरह करके भी चेक कर सकते हैं। 3 3 6 1 7 और 1, ये जो है 257 का क्या होगा? द्विआधारी प्रस्तुतिकरण होगा। पूछ रहा है कितने अंक होंगे, तो इसमें कितने अंक हैं? 9 डिजिट हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? देखिए 808 में अगर आप 8 को अगर घुमाएं तो ऐसे ही मिलेगा, 0 को घुमाएं 0 ही मिलेगा, फिर घुमाएंगे 8 को तो 808 ही सेम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इजीली क्वेश्चन ये हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां। देखिए 1/2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान देंगे। 5 तिहाई 15, देखिए 3 5 5 दूनी के 10 माइनस 5 तिहाई 3 जो के 12। याद रखेंगे 1/2 माइनस, देखिए -2/15 आएगा। लेकिन जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 और प्लस 2/15। इसको जब सॉल्व कर देंगे इजीली एलसीएम के माध्यम से आ जाएगा 19/30। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां। देखिए 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, सॉल्व हो गए हैं। 15 क्वेश्चन आप पेडागोजी के आ गए, ठीक है। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर ऑलवेज। देखिए पहला क्वेश्चन है पेडागोजी से। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का क्या उद्देश्य है? तो देखिए मैं केवल आंसर बताऊंगा आप लोगों को, आप चारों ऑप्शन को रीड करिएगा। हो सके तो पॉज करके रीड कर लीजिए क्योंकि समय आपका बचत होगा, ठीक है। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करिएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आधार बेस और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करने के लिए अध्यापक इस तरह की पहेली को बुझा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेडागोजी में क्वेश्चन आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, घबराइएगा मत। इसी तरह के रियल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्लास 3 की अध्यापिका ने अपनी क्लास में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह क्या करना चाहती है? तो उसे क्या करना चाहिए? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। वह इस तरह से काम कर रही ताकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से और उनके अनुभव से जो है गुणन का सही से कंसेप्ट बच्चे समझ पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? 18 का सही होगा सी। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। देखिए न्यूनतम वार्तालाप नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप जब करेगा, अधिकतम वार्तालाप करेगा अपने विद्यालय के साथ साथ दूसरे शिक्षकों के साथ, तभी वो गणित का पेशेवर शिक्षक वो बन पाएगा, ठीक है। उसका विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है? देखिए 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, जो इसमें सही आंसर का होगा। चारों को आप अच्छे से रीड करेंगे ऑप्शन को। सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी इसमें करेक्ट होगा। ए क्या, देखिए ए क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ खोज रहे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सी भी करेक्ट होगा। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। तो ए और सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। देखिए सही बात है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा होती है, प्लस माइनस गुणा बहुत सारी ब्रैकेट, ठीक है, जो कि छात्रों के दैनिक जीवन की भाषा से बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होता है। तो कौन सा कथन सही होगा, उपयुक्त होगा? तो सही देखिए बी वाला, देखिए शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बच्चे को अच्छे से सिखाना चाहते हैं गणित या कोई विषय, तो उसके दैनिक जीवन से के अनुभव को लेकर जब तक आप उसको जोड़ेंगे नहीं तब तक वो बच्चा अच्छे से आपको समझ नहीं पाएगा, खासकर प्राइमरी क्लास का बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। चार ऑप्शन को रीड करेंगे, पाएंगे कि जो बी ऑप्शन है गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गणित जो है निगमन विवेचन पर आधारित होता है। निगमन देखिए, आगमन में क्या होता है, पहले डिफिनीशन होता है, उसके बाद क्या है हमारा फार्मूला निकल के आता है। देखिए ठीक है, तो गणित क्या है, पहले आप एग्जाम्पल या फार्मूला बेस्ड करेंगे। फार्मूला जो निकलता है गणित में, पहले एग्जाम्पल आता है, उसके बाद डिफिनीशन आता है। इसका मतलब फार्मूला हम खोजते हैं, तो फार्मूला खोजने के लिए पहले हमको क्या है, एग्जाम्पल चाहिए, कोई ना कोई फार्मूला जनरेट करते हैं, तो निगमन पर आधारित होता है गणित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। चारों को रीड करेंगे, पाएंगे 22 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए केवल ए और सी सही होगा। छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि या मतलब फीडबैक, ये सही होगा। और सी होगा संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। ठीक है, ये जो है व्यापक और निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और डी जो है गलत इसमें है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर अर्थात पैमाना निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति श्रम भिन्नार्थक सम नाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आ रहा है तो जो अध्यापिका महोदया हैं वो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों को ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इन विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह की चुनौती का सामना करने के लिए अध्यापिका को इस तरह का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। बच्चों मनोगत दी में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देखेंगे, कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो बच्चों को प्रमात्रीकरण को समझने के लिए सहायता करेगा। तो जो इस तरह का प्रॉब्लम है तो ऑप्शन नंबर बी पदानुक्रमिक समावेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशन ही हो रहा है देखिए, ठीक है, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, ठीक है, समावेशन का प्रयोग, पदानुक्रमिक समावेशन का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। ठीक है, देखिए पहला देखिए, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों के साथ आते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चे जो है किसी विषय के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ गणित की बात हो रही है, तो अपने घर से परिवेश से कुछ न कुछ विचार लेकर आते हैं। दूसरा कह रहा है विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के बारे में मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, वो संगत सोचते हैं, कुछ ना कुछ विचार लेके आते हैं। बच्चों में दिक् स्थान संबंधी समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान डेवलप होती है। ये भी गलत बात है। जरूरी नहीं केवल ज्योमेट्री से ही डेवलप हो, और भी चीज़ों से डेवलप हो सकती है। प्राथमिक क्लास के बच्चों अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। ए और टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे
27 में रटकर याद करना किसी भी तरह से गणित की शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया संबंधित नहीं होता है। याद रखेंगे, रटना ये जो कि उचित प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप या मॉडल का चरण नहीं है। देखिए, पोल्या के समस्या समाधान के का जो मॉडल था उसका जो है कलन विधि को याद करना, रटना, ये इसका चरण नहीं होता है। बाकी समस्या को समझना, योजना की युक्ति निकालना, पुनः जांचना इसका चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है, अभिकथन है, उसके बाद उसका रीजन है। अभिकथन क्या कह रहा है, गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए। ठीक है, ये अभिकथन हो रहा है। उसका कारण क्या बता रहा है, विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो आपको बताना है कि ए सही है, आर मतलब अभिकथन सही है या गलत है, या सही है तो उसका जो कारण है सही है या गलत है। देखिए 29 में जो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है रीजन जो है सही कारण का बता भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत मुक्त सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है। पहले आइए समझ लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को मुक्त सिरे वाले प्रश्न और क्लोज सिरे वाले प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न। मुक्त सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिसमें कि मल्टीपल आंसर निकल के आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी में देखेंगे हम लोग इसका आंसर। और बंद सिरे वाले क्वेश्चन होते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जिसमें कि केवल एक ही आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा जो क्वेश्चन है अंत मुक्त या मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन देखिएगा। देखिए, 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हैं। 4 संख्याओं को बताना है जो 7 दहाइयों और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ा है। तो बताइए 4 संख्या जो होंगी, क्या 7 दहाई, ठीक है 70 और 8 इकाई 8 से बड़ी, तो बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। 4 संख्या नहीं मिलेंगी बल्कि अब विभिन्न प्रकार की 4 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। 70 से 7 दहाई 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। ठीक है, 78, तो 78 से बड़ी बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। तो ये क्या है, इन क्लोज ओपन इंडेड वाला क्वेश्चन है। बाकी जो अगर आप ए पर बात करेंगे 136 और 142 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को बताइए। देखिए 137 होगा, 38 होगा, 39 होगा, 40 होगा, 41 होगा, केवल यही 5 मिलेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये क्लोज इंडेड है, मतलब ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई इसमें से ए बी सी में सही नहीं होगा, सभी एक क्लोज इंडेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।